अस्सलाम वालेकुम। हैदर वाइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं अंबर नाग मारिया वापसी का सफर। इसकी किस्त नंबर 152 का पहला हिस्सा, खून की प्यास। रोज हैरानी से हबशी को जमीन पर पड़े बेहोश देख रही थी। खौफ से उसका चेहरा धुले हुए कपड़े की तरह सफेद हो गया था। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि शरबत पिलाने से पहले किसी ने मेरे कान में सरगोशी की थी कि इसे मत पीना। किसी लड़की की आवाज थी शायद, लेकिन यहां तो सिवाय उस हबशी के और कोई नहीं है। फिर ये आवाज शहद में घुली हुई मेरा वहम था या फिर कोई गैबी ताकत थी जो उस इसरार से वाकिफ थी कि शरबत में जहर मिला हुआ है। मारिया बड़े प्यार से करीबी कुर्सी पर बैठी उस खूबसूरत लड़की को उलझन में गिरफ्तार देखकर मजा ले रही थी। लेकिन फिर जल्दी ही उसे रोज की हालत पर तरस आ गया और उसने उसके करीब जाकर कहा, अच्छी बहन, मैं तुम्हारी उलझन दूर कर देती हूँ। रोज चौंक पड़ी। डर की वजह से उसके होंठ कुपकुपाने लगे और फिर रोज ने रोहानसी आवाज में रुक रुक कर कहा, तुम कौन हो? मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज ही सुन रही हूं। तुमने मुझे बहन कहा है तो खुदा के लिए मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि इस वीरान और पुरस्रार हवेली में तन्हाई मुझे डस रही है। मारिया ने कहा, मेरी प्यारी बहन, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें नजर नहीं आ सकती, वरना मैं तो उस वक्त भी तुम्हारे साथ थी जब तुम गिरजा घर में पादरी के साथ इबादत के गीत गा रही थी। फिर मैं उस वक्त भी तुमसे दूर न थी जब वो चार बदमाश तुम्हें उठाकर ले जा रहे थे। रोज ने कहा, तुम कैसी बहन हो कि तुमने मेरी मदद ही नहीं की। मारिया ने कहा, मैंने उन चारों को जो सजा दी है काश तुम भी अपनी आंखों से देख सकती, और उस हबशी को भी मैंने ही बेहोश कर दिया था। रोज ने पूछा, तो क्या ये मरा नहीं? मारिया ने कहा, नहीं, लेकिन रात भर के लिए बेहोश हो गया है। मारिया ने जवाब दिया, तुम इसकी फिक्र न करो, ये तो एक मामूली गुलाम है। मैं तो उसका इंतजार कर रही हूं जो इस हवेली का मालिक है, और ये देखना चाहती हूं कि हसीन लड़कियों को यहाँ लाकर उनके साथ कैसा सलूक करता है। रोज ने कहा, तो क्या मुझे भी उस तजुर्बे की भेंट चढ़ा दोगी? बाजी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बाजी, मुझे यहाँ से ले चलो। अभी इस हबशी के अलावा यहाँ कोई और नहीं, तुम आसानी से मुझे यहाँ से निकाल ले जा सकती हो। मारिया ने कहा, रोज, ये इतनी आसान बात नहीं। यहाँ से शहर बहुत दूर है और वापस जाने के लिए कोई सवारी नहीं है। इस तारीख और सर्द रात में हवेली से बाहर निकलना इस वक्त अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। फिर तुमने अभी तो पूरी हवेली देखी ही नहीं। कौन जाने कि यहाँ और कोई भी मौजूद हो जो फिलहाल अभी हमारे सामने नहीं आया, लेकिन यहाँ से निकलने पर वो हमारे रास्ते की दीवार बनने की कोशिश करे। तुम यहाँ तनहा नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और वादा करती हूं कि मैं तुम पर कोई आंच ना आने दूंगी। मुझ पर भरोसा रखो। रोज ने कहा, प्यारी बाजी, तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है। मारिया ने हंसकर कहा, सूरत भी बुरी नहीं। रोज ने इसरार किया कि मेरी प्यारी बाजी, मेरे सामने आ जाओ ना। मारिया ने कहा, प्यारी बहन, काश ये मेरे बस में होता। वैसे तो मैं तुम्हारे सामने हूं, लेकिन तुम्हें या किसी को भी नजर नहीं आ सकती। मिस्र की एक जादूगरनी की बददुआ से मैं जिस्म रखते हुए भी किसी को नजर नहीं आती, लेकिन ये बात तो तुम्हारे हक में बहुत अच्छी है। इस तरह मैं तुम्हारी हर तरह मदद कर सकती हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए कि मैं किसी को नजर ही नहीं आती। मेरा ख्याल है कि अब तुम आराम करो, मेरे होते हुए खतरे की कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ जरा घूम फिर कर इस हवेली के मुतालिक कुछ मालूमात हासिल करूँ। हो सकता है कि इसके इसरार से पर्दा उठ जाए, जिससे हमें आगे चलकर कुछ मदद मिल सकती हो। रोज ने कहा, ठीक है, जब तुम वापस आ जाओ तो मुझे बता देना। नींद तो मुझे आएगी नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम्हारे वापस आने पर इस हवेली के मुतालिक तुमसे मजीद मालूमात हासिल करूंगी। मारिया ने कहा, ठीक है। फिर मारिया ने उस कमरे से निकलकर हवेली की तलाशी लेनी शुरू कर दी। सबसे पहले वो दोबारा बावर्ची खाने में आई, जहां उसने शरबत में बेहोशी का सफूफ मिलाया था। यहाँ एक पूरी अलमारी मुख्तलिफ किस्म के डिब्बों और शीशों से भरी पड़ी थी, जो खुदा जाने किस काम के लिए यहाँ इकट्ठी की हुई थी। यहां से निकलकर मारिया घूमती हुई एक तरफ को चल दी। उसे उसी समत से घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी, छन छन, जो वक्फे वक्फे से बज रहे थे। मारिया उसी आवाज की समत चल दी। ये आवाज एक कमरे के अंदर से आ रही थी, जहां अंधेरा था, लेकिन कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और उस पर ताला लगा हुआ था। लेकिन मारिया का रास्ता तो कोई दीवार नहीं रोक सकती थी। वो बंद दरवाजे से गुजर गई। अंदर जाकर उसे एहसास हुआ कि ये घुंघरुओं की आवाज कुत्तों के गले में पड़े हुए पट्टों में लगे घुंघरुओं की थी, जिन्हें शायद रात को हवेली की हिफाजत के लिए खोल दिया जाता था। लेकिन आज उनको खोलने वाला हबशी खुद बेहोश पड़ा था और ये कुत्ते अंदर उसी खिलाफे मामूल हरकत पर परेशान थे। ये ब्लड हॉन्ड कुत्ते रात की तारीकी में शेर से भी ज्यादा इंसान के लिए खतरनाक होते हैं। मारिया की बू पाकर उन्होंने गुर्राना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें सामने कोई नजर नहीं आ रहा था। अब मारिया को एहसास हो गया था कि यहाँ के कैदी रात को फरार हो ही नहीं सकते।
ये 12 ब्लड हाउंड कुत्ते उसको चीर फाड़ कर रख दें। यहां से निकलकर मारिया घूमती हुई एक बड़े से हाल कमरे में आ गई। यहाँ एक फानूस रोशन था, जमीन पर एक बड़ा सा कालीन बिछा हुआ था, पुरानी वजह का, लेकिन बिल्कुल नया फर्नीचर यहाँ बड़े करीने से सजा हुआ था। आतिशदान में आग रोशन थी और उसके करीब ही एक खाली कुर्सी पड़ी थी, और ऐसा लगता था कि जैसे अभी अभी कोई यहाँ से उठकर गया है। सबसे ज्यादा हैरत की ये बात थी कि दीवारों पर नौजवान और खूबसूरत लड़कियों के हनूतशुदा सर लगे हुए थे। उन सरों को देखकर मारिया उस फनकार को दाद दिए बगैर न रह सकी, जिसने भी उन खूबसूरत सरों को हनूत किया था। रत्ती भर भी किसी लड़की की सूरत बिगड़ने न पाई थी। ऐसा मालूम होता था कि हातिम ताई के जमाने वाले पेड़ पर लटकी हुई खूबसूरत लड़कियों के सर हैं, जो अभी जिंदा होकर सामने आ जाएंगी। पलके और भवें तक अपनी जगह पर कायम थीं। आंखों में जिंदगी की चमक और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट कायम थी। मारिया हैरत के दरिया में गौताजन थी कि या इलाही, ये क्या माजरा है? कौन है वो जालिम जिसने इन हसीन और खूबसूरत हंसते हुए चेहरों को धड़ से जुदा कर दिया है और दीवारों पर सजा दिया है? मारिया देर तक उन पर अफसोस करती रही और फिर यहां से बाहर निकल गई। अब उसका रुख एक दफा फिर सहन की तरफ था, जहां एक कोने में एक बड़ा सा कुआं था। मारिया ने सोचा शायद ये कुआं ही इस हवेली में पानी का सबसे वाहिद जरिया है। उसने यूं ही अंदर झांक कर देखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन कुएं से सड़े हुए गोश्त की बू से उसका दिमाग फटकर रह गया। उसने दीवार से एक जलती हुई मशल उतारकर कुएं के अंदर देखना चाहा, लेकिन मशल की रोशनी अंदर तक न पहुंच सकी। आखिर उसने जलती हुई मशल ही कुएं के अंदर फेंक दी। मशल अंदर जाकर गिरी तो मारिया का देखकर रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कुएं के अंदर इंसानी ढांचे और हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। अब मारिया की समझ में आ गया कि ये जरूर उन लड़कियों के ही ढांचे थे जिनकी गर्दनें वो हाल में लगी देख चुकी थी। ऐसी बू उसे कुत्तों के कमरों से भी आई थी, जिसने उस हकीकत को वाज़ेह कर दिया था कि बिलाशुबा ये खूनखार कुत्ते इंसानी गोश्त पर ही पल रहे थे। गोश्त कुत्ते खा जाते थे और बची हुई हड्डियां कुएं की नजर हो जाती थी। अब हबशी का किरदार भी उसके सामने वाज़ेह हो गया था। जरूर ये गुलाम ही हनूत के फन से वाकिफ था, क्योंकि ये मिस्र का रहने वाला था और मिस्र में ज़माने कदीम में भी फिरौनों की लाशें हनूत की जाती थीं। फिर उसके सामने मुख्तलिफ सफूफों से भरी हुई अलमारी का तस्वुर उभर आया। शायद ये सफूफी वो मसाला जात थे जो हनूत करने के काम आते थे। कड़ी से कड़ी मिलती जा रही थी। अब बस एक ही किरदार बाकी रह गया था, जो इस सब गोरख धंधे का मालिक था और जिसके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा था। वो अभी तक सामने नहीं आया था। उसके लिए चारा तो रोज की सूरत में मुहैया हो चुका था, बस अब उसकी कसर बाकी रह गई थी। फिर मारिया के जहन में बिजली के कूदे की तरह एक ख्याल आया और उसने एक दफा फिर हाल का रुख किया। यहाँ फायर पीस पर एक निहायत ही खूबसूरत सीनरी लगी हुई थी और ये फ्रांस के किसी मशहूर मकाम की तस्वीर थी। फ्रांस, मारिया ने हौले से अपने मुंह में दोहराया। फ्रांस। फिर एकदम उसका कल्ब रोशन हो गया, लेकिन जिस्म उस ख्याल से ही काम कर रह गया। मारिया ने कहा, ओह मेरे खुदा, इस हवेली के मालिक का ताल्लुक जरूर फ्रांस से है और फ्रांस में ड्रैकोला नाम की बलाएं आम हैं। ड्रैकोला आम इंसानों की तरह इंसान ही होते हैं, जिन पर वक्ती तौर पर दौरा पड़ता है और वो जब तक किसी इंसान का खून न पी लें अपनी असली हालत में वापस नहीं आते। फिर जिस किसी मर्द या औरत का खून एक दफा ड्रैकोला पी लेता है, उस पर भी इसी किस्म के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। फ्रांस की हुकूमत ने मजहबी पेशवाओं के ताउन से इन बलाओं का खात्मा करने के लिए बाकायदा मुहिम चलाई थी, जिसमें बेशुमार इसी किस्म के जहनी मरीज मारे गए थे और कई एक को फ्रांस छोड़कर मुख्तलिफ ममालिक में पनाह लेनी पड़ी थी। मारिया ने सोचा, जरूर ये आदमी भी फ्रांस से निकला हुआ कोई रईस है, जिसने अपनी दौलत के बलबूते पर शहर से दूर वीराने में अपनी शिकारगाह बना रखी है। उसके दलाल सोने के सिक्कों के एवज खूबसूरत लड़कियां अगवा करके लाते हैं और वो मासूम लड़कियां इस ड्रैकोला की भेंट चढ़ जाती हैं। वो यहां से फिर रोज के कमरे की तरफ चल दी, जहां रोज बेचारी डरी और सहमी हुई पलंग पर पड़ी जाग रही थी। मारिया ने उसके करीब बैठते हुए कहा, रोज, मैं वापस आ गई हूं। रोज की जान में जान आई। उसने अपने खुश्क होठों को तर करते हुए कहा, मारिया बाजी, कुछ पता चला कि मैं किस आदमी की कैद में हूं? मारिया ने कहा, फिलहाल तो यहाँ इस हबशी गुलाम के अलावा कोई नहीं है, लेकिन तू क्यों फिक्र करती है मेरी जान? मैं जो तेरे साथ हूं, मेरे होते हुए तुम तक कोई खतरा नहीं पहुंच सकता। रोज ने कहा, बाजी, मैं तुम्हारा किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं? अगर तुम न यहाँ होती तो मैं खौफ और दहशत से मर गई होती। मारिया ने कहा, रोज, मेरा नाम मारिया है, तुम चाहो तो मुझे इस नाम से पुकार सकती हो। रोज ने कहा, मारिया बाजी, तुम कितनी अच्छी और मेहरबान हो। मारिया ने कहा, चलो अब सो जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ ही लेट जाऊंगी। तो मेरे जिस्म का लम्स जरूर महसूस कर सकती है, लेकिन देख नहीं सकती।
मुझे नींद भी परेशान नहीं करती और ना ही मौसमों का असर मुझ पर होता है। मैं भूख और प्यास से भी कई रोज जिंदा रह सकती हूँ, लिहाजा मैं जाग रही हूँ। तू सो जा, तेरी तबीयत वैसे ही सदमे की वजह से खराब हो रही है और अगर तू जागती रही तो बीमार हो जाएगी, इसलिए तुझे आराम और नींद की अशद जरूरत है। रोज ने कहा, मारिया बाजी, अगर तुम जाग रही हो तो मैं सो जाती हूँ। फिर रोज ने मारिया के जिस्म का लम्स और हरारत महसूस की और उसे उसमें ममता की शफकत नजर आई। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं और थोड़ी देर के बाद वो गहरी नींद सो गई। सुबह सवेरे हबशी को होश आ गया और वो आंखें मलता हुआ उठ बैठा। रोज अभी तक सो रही थी। मारिया उसके साथ ही पड़ी हुई जाग कर हबशी को देख रही थी। हबशी ने उठकर एक नजर रोज को देखा और फिर फौरन बाहर चला गया, क्योंकि उसने कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुन ली थीं और शायद उसे याद आ गया था कि कुत्ते रात भर के भूखे हैं, क्योंकि उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही कुत्तों के भौंकने की आवाज बंद हो गई थी। सूरज निकल आया था और धूप गिरदोनवा की पहाड़ियों पर फैल गई थी। रोज ने अंगड़ाई लेकर आंखें खोल दी थीं और मारिया के जिस्म के लम्स को महसूस करते हुए उसने मारिया को मुखातिब करके कहा, मारिया बाजी, क्या जाग रही हो? मारिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ रोज, कहो क्या बात है। रोज ने कहा, क्या अब मुझे उम्र भर यहीं रहना होगा? मारिया ने जवाब दिया, ये तुमसे किसने कहा? रोज ने कहा, तो फिर कुछ सोचो ना, मेरी जुदाई में मेरी मम्मी और पापा का न जाने क्या हाल होगा। मारिया ने कहा, रोज मेरी जान, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम जितनी जल्दी हो सके अपने वालिदैन के पास पहुंच जाओ, लेकिन मजबूरी है, यहाँ से निकल जाना इतना ही आसान होता तो अब तक मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाती। ये जगह शहर से काफी दूर है और आम रास्ते से भी काफी हटी हुई है। बगैर सवारी के यहाँ से निकल जाना नामुमकिन है, क्योंकि तमाम रास्ता पथरीला है, नाहमवार है और टिब्बों के ऊपर नीचे होकर जाता है, जिन पर थोड़ी दूर तक भी पैदल चलना बहुत दुश्वार है। फिर इस हवेली की हिफाजत हबशी के अलावा 10 खुनखार कुत्ते भी कर रहे हैं, जो रात होते ही खोल दिए जाते हैं। मैंने तमाम घूम फिर कर देख लिया है, यहाँ सवारी का जानवर भी मौजूद नहीं। तुम फिक्र न करो, मुझे मालूम है ये खेल जल्दी ही खत्म हो जाएगा। कदमों की चाप सुनकर मारिया खामोश हो गई। आने वाला हबशी गुलाम था, जो रोज के लिए नाश्ता लेकर आया था। उसने आते ही कहा, गुड मॉर्निंग योर हाइनेस, कहिए रात कैसी गुजरी? रोज ने बेदिली से जवाब दिया, मिस्टर। हबशी ने फौरन कहा, ब्राउन। रोज ने कहा, मिस्टर ब्राउन, नींद तो इंसान को सूली पर भी आ ही जाती है। हबशी ने हैरत से सवाल किया, योर हाइनेस, इस कमरे को आप सूली से तशबीह देकर बेइंसाफी से काम ले रही हैं। रोज ने ठंडी सांस लेकर कहा, ब्राउन, पिंजरे में कैद पंछी सूली पर ही लटका होता है, चाहे उसका पिंजरा सोने का बना हुआ हो या लोहे का। पिंजरा तो पिंजरा ही है। यह शानदार हवेली खूबसूरती में अपना जवाब नहीं रखती। मेरी नजर में वो कुटिया ज्यादा बेहतर है, जहां आदमी आसानी से आ जा सकता है। ब्राउन ने खिसियानी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, आप फिक्र न करें, आपको बहुत जल्द आजाद कर दिया जाएगा। इस तंज को रोज तो न समझ सकी, क्योंकि उसे उसका कुछ इल्म न था, लेकिन मारिया ने फौरन समझ लिया कि इस आजादी से हबशी की क्या मुराद है। ब्राउन ने रोज से कहा, योर हाइनेस, नाश्ता ठंडा हो रहा है। रोज ने चंद लुकमे जहर मार कर लिए, लेकिन मारिया ने उबले हुए अंडों की और हलवे की दोनों प्लेटें खाली कर दी और चाय के भी कई कप पी लिए। उसके बाद हबशी फलों से भरी हुई ट्रे लेकर आया और कहा, योर हाइनेस, ये अंगूर खाइए, फल आपके लिए बहुत जरूरी हैं। इनके खाने से इंसान के जिस्म में ताज़ा खून पैदा होता है, सुर्ख रंग का खून। मैं चाहता हूं जब आप मेरे आका के सामने जाएं तो आपका चेहरा कंधारी अनार की तरह सुर्ख हो। मारिया सब कुछ समझ रही थी कि शिकार के जिस्म में जितना खून ज्यादा होगा, इस हबशी का मालिक उतना ही ज्यादा खुश होगा। रोज ने कहा, मिस्टर ब्राउन, अब जबकि मैं यहाँ आ चुकी हूं और किसी भी सूरत में यहाँ से वापस नहीं जा सकती, क्या आप मुझे बताना गवारा करेंगे कि आपके मालिक कौन है और मुझे यहाँ किस मकसद के लिए लाया गया है? ब्राउन ने जवाब दिया, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनका मालूम ना होना ही इंसान के लिए बेहतर होता है। मैंने अपने मालिक के मुतालिक कबल अज वक्त आपको कुछ नहीं बता सकता और ना ही ये बता सकता हूं कि आपको यहाँ क्यों लाया गया है। ये बातें मेरे मालिक ही जानते हैं। मैं तो एक खादिम हूँ, जिसकी ड्यूटी सिर्फ यही है कि आने वाले मेहमान की खिदमत करूं और उसे तन्हाई का एहसास ना होने दूं। रोज ने कहा, ये तो बता सकते हो कि तुम्हारे मालिक यहाँ कब आ रहे हैं? ब्राउन ने जवाब दिया, उनके आने का कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं। मैं हर रोज उनका बिस्तर तैयार रखता हूँ। ड्राइंग रूम के फायर पीस यानी आतिशदान में आग रोशन रखता हूँ, इस उम्मीद पर कि शायद वो अभी आ जाए। रोज ने कहा, यह तो तुम्हें मालूम ही होगा कि तुम्हारे मालिक खुद कहाँ रहते हैं और कहाँ से आते हैं, उनका नाम तो तुम्हें मालूम होगा। ब्राउन ने कहा, मैडम, उनकी रिहाइश का भी मुझे इल्म नहीं है। हाँ, नाम का जरूर मालूम है। मेरे मालिक का नाम शायद
मोसियो डेगाल है। मारिया नाम सुनकर चौंक पड़ी। बिलाशुबा ये फ्रांसीसी नाम था। अब मारिया का दिल चाह रहा था कि काश रोज उससे पूछ ही ले कि क्या उनका ताल्लुक फ्रांस से है, और फिर रोज ने पूछ ही लिया, मिस्टर ब्राउन, ये तो फ्रांसीसी नाम है, क्या तुम्हारे आका का ताल्लुक फ्रांस से रहा है? ब्राउन ने संजीदगी से कहा, मेरा ख्याल है कि आपको बता देने में कोई हर्ज नहीं है। बिलाशुबा मेरे आका का ताल्लुक फ्रांस ही से है। वो वहां से किसी नामालूम वजूहात के बिना पर हिजरत करके यहाँ आ गए और यहाँ आकर सरकारी नीलामी में ये हवेली खरीद ली। क्योंकि इस हवेली का मालिक लॉर्ड स्टुवर्ट लावल्द था। उसकी बीवी उसकी जिंदगी में ही मर गई थी और उसकी वफात के बाद उसकी जायदाद का कोई वारिस न था। इसलिए इस हवेली को सरकारी तहवील में ले लिया गया और बाद में जब इसे नीलाम किया गया तो इसे मेरे आका ने खरीद लिया। अब मारिया की समझ में रोजे रोशन की तरह यह बात आ गई थी कि यह शख्स बिलाशुबा फ्रांस से निकल भागने वाला ड्रैकुला में से था। उसके जर खरीद गुलाम खूबसूरत और सेहतमंद लड़कियां उसके लिए सोने के सिक्कों के एवज मुहैया करते हैं। ब्राउन अच्छी खुराक और फलों से उनके जिस्म में मजीद सेहतमंद खून पैदा करता और फिर यह खून उसका मालिक मुकर्ररा वक्त पर आकर पी जाता है। फिर यह हबशी गुलाम उसका सर काट कर हनूद करके उसे दीवार की जीनत बना देता है। मारिया जब ये तमाम ताने बाने बुनने में मसरूफ थी तो रोज ने एक और सवाल ब्राउन से कर दिया और कहा, मिस्टर ब्राउन, आपका ताल्लुक शायद मिस्र से है। हबशी ने जवाब दिया, बहुत खूब योर हाइनेस, आपने ठीक अंदाजा लगाया। बिलाशुबा मैं फिरौनों की सरजमीन से ताल्लुक रखता हूं। अब मारिया के सामने सारी बात वाजे हो चुकी थी। ब्राउन ने बर्तन उठाते हुए कहा, योर हाइनेस, कोई सवाल बाकी रह गया हो तो पूछ लें, वरना मैं जा रहा हूं। मुझे आपके लिए खाना तैयार करना है। रोज ने कहा, नहीं मिस्टर ब्राउन, अब तुम जा सकते हो। ब्राउन ने बर्तन उठाए और बाहर निकल गया। रोज ने उसे दूर जाते देखकर मारिया से कहा, मारिया बाजी, इन तमाम बातों से आपने क्या अंदाजा लगाया है? मैंने सिर्फ आपकी खातिर ही इतने सवालात पूछे थे कि शायद उनकी रोशनी में आप ही कोई अंदाजा लगा लें। मारिया ने जवाब दिया, रोज, तुम बहुत ज़हीन और समझदार हो। जो सवालात मेरे दिल में थे तुमने वही उससे पूछे हैं। बिलाशुबा मेरे जहन में हर बात साफ हो गई है, लेकिन अब मुझ पर सवालात की बौछार न कर देना, क्योंकि मैं कबल अज वक्त किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकती। जो कुछ करना है हालात के मुताबिक करना है, जिसे कबल अज वक्त बताया ही नहीं जा सकता। मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे जुदा हो रही हूँ, कोई फिक्र न करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मारिया यहां से निकलकर तेजी से उड़ने वाली दौड़ के साथ शहर की तरफ रवाना हो गई। इत्तफाक की बात कि उसे थोड़ी दूर जाने के बाद ही उन चारों बदमाशों में से किसी का घोड़ा आवारा फिरता हुआ मिल गया। मारिया ने उसे काबू किया और उस पर बैठकर सरपट शहर की तरफ छोड़ दिया। चंद घंटों की मुसाफत के बाद वो शहर के मशहूर कब्रिस्तान में पहुंच गई, जहां तकरीबन ज्यादातर लॉर्ड्स और अकाउंट ही दफन थे। उसने घोड़े को बाहर बांध दिया और खुद तेजी से अंदर दाखिल हो गई और कब्रों का मुआयना करने लगी। वो जल्दी जल्दी हर कब्र पर लगी तख्ती पढ़ती जा रही थी और फिर एक कब्र पर मोसियो डेगाल का नाम पढ़कर वो रुक गई। अपने पीछे कदमों की आहट सुनकर उसने मुड़कर देखा। कब्रिस्तान के मुंतजिम के साथ ही कोई आदमी चला आ रहा था और वो दोनों ही उस कब्र के साथ वाली कब्र पर आकर रुक गए। उस आदमी ने उस कब्र पर फूल चढ़ाए और फिर साथ वाली कब्र का कतबा पढ़ते हुए कहा, फादर, ये मोसियो डेगाल कौन है? हमारे शहर के रईसों में से तो मालूम नहीं होता। कब्रिस्तान के मुंतजिम ने कहा, पीटर, तुमने ठीक कहा, यह कोई फ्रांसीसी अमीर है जिसे किसी जुर्म में फांसी की सजा हो गई थी। उसका जुर्म कुछ ऐसा ही था कि वहां की हुकूमत ने उसे दफनाने की भी इजाजत नहीं दी। लिहाजा डेगाल का हबशी गुलाम उसकी लाश का ताबूत लेकर इस शहर में पहुंचा और अहकाम बाला से इजाजत लेकर उसे यहां दफना दिया। मारिया खुश हो रही थी कि कड़ियां आसानी से मिलती जा रही हैं। डेगाल को इसीलिए फ्रांस में दफनाने की इजाजत नहीं मिली थी कि उसका जो जुर्म ही ऐसा था। यह ड्रैकुला था जो मरने के बाद भी बला बनकर ताबूत से एक खास वक्त मुकर्ररा पर निकल आते हैं और आदमी का खून पीकर दोबारा अपनी कब्र में जा सोते हैं। यही वजह है कि फांसी के बाद भी वहां की हुकूमत ने उसे वहां दफनाने की इजाजत नहीं दी। सूरज गुरूब होते ही उस शहर को काले बादलों ने अपनी आगोश में ले लिया था। बिलाशुबा ये एक स्याह रात थी और हवा आंधी की सूरत में सीटियां बजाती चल रही थी। बिजली भी बार बार चमक रही थी। बादल की गरज और बिजली की चमक ने उस रात को काफी डरावनी बना दिया था। मारिया एक कब्र पर बड़ी छत के नीचे पनाह लिए हुए थी, क्योंकि अब बारिश आसमान से आबशार की तरह गिरने लगी थी। पूरा शहर तारीकी में डूबा हुआ कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। इस तूफान से ऐसा लगता था कि यह आसानी से खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि उसमें कमी आने के बजाय और शिद्दत पैदा हो गई थी और कई जगह बिजली गिर चुकी थी। तेज हवा से कई दरख्तों की शाखें टूट टूट कर गिर रही थीं और कई कमजोर दरख्तों को तो उस आंधी ने जड़ से ही उखाड़ दिया था।
ماریا کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا پتا پانی ہو جاتا، لیکن یہ ماریا تھی جس نے ایسے ہزاروں طوفان دیکھے تھے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ آج کی رات ہی کچھ ہونے والا ہے، اور اس کا اندازہ تھا کہ یہ شیطانی طاقت والا ڈیگال آج کی رات ضرور یہاں سے نکل کر اس حویلی میں خون کی پیاس بجھانے جائے گا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اچانک قبرستان میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ ماریا نے دیکھا بارش کی چادر ہٹاتے ہوئے 4 گھوڑوں کی بگی، جس میں سیاہ گھوڑے جتے ہوئے تھے اور جس پر کوچوان سیاہ کپڑوں میں ملبوس اپنا چہرہ چھپائے بیٹھا تھا، ڈیگال کی قبر کے پاس آ کر رک گئی۔ سردی اور بارش کے باوجود گھوڑوں کی پھولی ہوئی سانس سے ماریا نے اندازہ لگایا کہ کوچوان انہیں تیزی سے اور کافی دور سے دوڑاتا ہوا لایا ہے، کیونکہ ان کا سانس لوہار کی دھونکنے کی طرح چل رہا تھا اور ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اسی وقت بجلی زور سے چمکی اور بارش میں ماریا نے دیکھا کہ ڈیگال کی قبر کھل گئی اور اس میں سے خوفناک شکل والا آدمی سیاہ کپڑوں میں باہر نکلا اور اسی طرح چلتے ہوئے جیسے اس کی ٹانگیں لکڑی کی بنی ہوئی ہوں بگی کی طرف بڑھا، جبکہ کوچوان نے فوراً اتر کر دروازہ کھول دیا۔ بجلی ایک دفعہ پھر زوردار آواز کے ساتھ گوندی اور تیزی سے ہوا کا جھونکا آ کر گزر گیا، جس سے کوچوان کے جسم سے سیاہ چادر ہٹ گئی اور ماریا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ چہرہ تو اس کا جانا پہچانا تھا۔ یہ تو حبشی غلام براؤن ہی تھا جس کا مالک اندر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا، چادر سے پھر اپنا چہرہ چھپا لیا اور جا کر کوچوان کی جگہ بیٹھ کر بگی کا رخ باہر کی طرف موڑ دیا، اور پھر جو ہی بگی مڑ گئی تو اس نے ہوا میں چابک لہرایا اور گھوڑوں کی پیٹھوں پر زور سے برسانا شروع کر دیا۔ ماریا جلدی سے بگی پر سوار ہو گئی۔ گھوڑوں نے چابک کھانے کے بعد اپنی ٹانگیں اوپر اٹھائیں اور پھر جب دوبارہ ان کے پاؤں زمین پر پڑے تو وہ ہوا کی ہی تیزی کے ساتھ بگی کو لے اڑے۔ ماریا نے بگی کے اندر جانے کے بجائے براؤن کے برابر ہی اپنے لیے جگہ بنا لی، کیونکہ اندر اسے اس سڑے ہوئے گوشت اور مشک کافور کی بدبو آ رہی تھی۔ گھوڑے سڑک سے اتر کر ٹیلوں پر بنی کچی سڑک پر ہو لیے۔ براؤن کافی طاقتور اور صحت مند ہونے کے باوجود سردی سے کانپ رہا تھا۔ ماریا پر تو کسی موسم کا اثر ہوتا ہی نہیں تھا، البتہ اونچے نیچے راستے نے اسے ضرور پریشان کر رکھا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کا جسم براؤن سے نہ ٹکرا جائے، لہذا وہ بڑی مضبوطی سے بگی کے ایک حصے کو تھامے بیٹھی تھی، جبکہ بگی ہچکولے کھاتی جا رہی تھی اور کئی دفعہ ایسا لگتا تھا کہ الٹ ہی جائے گی۔ کئی دفعہ بگی کے ایک طرف کے پہیے زمین سے اٹھ بھی گئے تھے، لیکن براؤن کسی بھی حادثے کی پرواہ کیے بغیر اسی رفتار سے بگی چلا رہا تھا، اور پھر جلدی ہی یہ راستہ بھی کٹ گیا اور دوڑتے ہوئے گھوڑے بگی سمیت حویلی کے صدر دروازے سے اندر داخل ہو کر عمارت کے قریب رک گئے۔ کتوں نے دوڑ لگا کر بگی کو جا لیا اور اپنے مالک کی بو پا کر دم ہلاتے ہوئے براؤن کے گرد اکٹھے ہو گئے، جس نے سیاہ چادر اتار دی تھی اور اتر کر بگی کا دروازہ کھول دیا تھا، جس میں سے ڈیگال اپنی مخصوص چال کے ساتھ چلتا ہوا ڈرائنگ ہال میں داخل ہو گیا۔ ماریا اتر کر جلدی سے روز کے کمرے میں داخل ہو گئی، جہاں عجیب ہی صورتحال تھی۔ روز دلہن کی طرح سجی ہوئی نشے کی حالت میں لڑکھڑاتی ہوئی آہستہ آہستہ گنگنا رہی تھی۔ ماریا نے اس کے قریب جا کر اسے پکارا، روز، روز۔ روز نے نشے کے خمار میں آواز کی سمت دیکھا اور کہا، کون ہے اس وقت؟ ہمیں نہ پکارو، ہم جس جہان میں ہیں وہاں سوائے شہنشاہوں کی صدا کے کوئی اور آواز ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ میری آنکھیں سیج پر سجے ہوئے پھولوں کو دیکھ رہی ہیں، میں ان کی خوشبو محسوس کر رہی ہوں۔ اس سیج پر بچھا ہوا اطلس اور کم خواب کا بستر میرے ہی لیے ہے، میں جو دلہن ہوں۔ اور پھر وہ زور سے ہنسنے لگی۔ ماریا نے سوچا اس وقت اس سے بات کرنا فضول ہے، کیونکہ یہ نشے کی حالت میں ہے۔ پھر ماریا نے آہٹ سن کر مڑ کر دیکھا۔ براؤن اپنے اصلی لباس میں اندر داخل ہوا اور روز سے کہا، یور ہائنس، آپ اپنے پیروں سے چل کر جائیں گی کہ مجھے اٹھا کر لے جانا ہوگا؟ اس نے یہ جملہ تنزن کہا تھا۔ روز نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا، ہمارے قدم ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ براؤن نے اسے اٹھا لیا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے ہی ماریا بھی نکل گئی۔ ایک جگہ رک کر ماریا نے اپنے لباس سے سلیب کے دستے کا خنجر نکال کر دیکھا، جسے اس نے اپنے لباس میں چھپا رکھا تھا اور جس کا انتظام اس نے پہلی ہی رات کو کر لیا تھا، جب حبشی کو بے ہوش کر کے وہ روز کے ساتھ ہی لیٹ گئی تھی، اور روز کے سو جانے کے بعد وہ حویلی سے اٹھ کر چلی گئی تھی، اور دن نکلنے سے پہلے ہی وہ روز کے ساتھ آ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ ہال میں داخل ہوئی جہاں آتش دان میں روز کی طرح آگ جل رہی تھی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ ہال سے ملحقہ ہی ایک کمرہ تھا۔ ماریا نے دروازے میں داخل ہو کر دیکھا کہ ایک شاندار سیج پھولوں سے مہک رہی تھی، جس پر روز لیٹی ہوئی تھی، اور پاس ہی بیٹھا ڈریکولا اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ براؤن نے الماری سے عطر نکال کر اس ڈریکولا پر انڈیل دیا، جس سے سڑے ہوئے گوشت کا تعفن دور ہو گیا اور خود باہر چلا گیا۔
ماریا روز کے قریب ہی بیٹھ گئی اور خنجر پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ باہر طوفان ابھی تک زوروں پر تھا اور بجلی بار بار چمک رہی تھی۔ ڈریکولا نے روز کی طرف دیکھ کر اپنے ہونٹوں پر اپنی زبان پھیری اور اس کی طرف بڑھا اور لیٹی ہوئی روز کی شاہ رگ کے پاس اپنے 2 لمبے دانت جو ہونٹوں پر پڑے تھے لے گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ دانت شاہ رگ کے پاس لے جائے اور روز کا خون پی لے، ماریا نے سلیب کے دستے والا خنجر اس کی پشت میں گاڑ دیا، جو ڈریکولا کے دل کے پار ہو گیا۔ اسی وقت بجلی زور سے گوندی اور کمرے میں ڈریکولا کی چیخ سے پوری حویلی گونج اٹھی۔ اس کے جسم میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ کمرے میں دوڑتا پھر رہا تھا، جبکہ ماریا نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے کنڈی لگا دی تھی۔ باہر چیخوں کی آواز سن کر براؤن دروازہ زور زور سے پیٹ رہا تھا۔ ماریا دیوار سے باہر نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ براؤن ہاتھ میں فرانسیسی تلوار لیے کھڑا تھا اور دروازہ پیٹ رہا تھا، اور اندر ڈیگال کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ آخر براؤن نے تلوار زمین پر رکھ کر اپنے مضبوط کندھے سے دروازہ توڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ ماریا نے تلوار زمین سے اٹھا لی اور پھر جو ہی براؤن پیچھے ہٹ کر اور بھاگ کر دروازے کو کندھے کی ضرب لگانا چاہتا تھا، ماریا نے ایک بھرپور تلوار کا ہاتھ اس کی گردن پر مارا اور اس کی گردن کٹ کر دور قالین پر جا گری۔ ماریا پھر اندر داخل ہو گئی۔ اندر زمین پر پڑا ڈیگال سوکھی لکڑی کی طرح جل رہا تھا اور فضا میں گوشت اور چربی کے جلنے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ماریا نے دروازے کی کنڈی کھول دی اور روز جو چلنے کے قابل نہ رہی تھی اسے اٹھایا اور لا کر باہر کھڑی ہوئی بگی میں ڈال دیا۔ پھر کوچوان کی جگہ بیٹھ کر گھوڑوں کی راسیں پکڑ کر انہیں واپسی کے لیے موڑ دیا اور ان پر چابک برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑے تیزی سے حویلی کے پھاٹک سے باہر نکل گئے۔ اس نے اپنے پیچھے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، جو تھوڑی دور تک بگی کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے اور پھر واپس لوٹ گئے۔ کتوں سے ڈر کر گھوڑے اور سرپٹ ہو گئے۔ چونکہ گھوڑے اس اونچے نیچے راستے سے واقف تھے، اس لیے ماریا نے ان کی راسیں ڈھیلی چھوڑ دی تھی۔ باہر طوفان تھم گیا تھا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہلکی ہلکی بارش ابھی بھی ہو رہی تھی اور کہیں کہیں بجلی کی چمک بھی دکھائی دے رہی تھی۔ گھوڑے اپنی مخصوص رفتار سے چلے جا رہے تھے، اور پھر جب رات صبح کے استقبال کے لیے آگے بڑھی تو سورج نے بھی اپنی آنکھ کھول کر دیکھا۔ ماریا کی بگی شہر میں داخل ہو چکی تھی، اور اس خیال سے کہ کہیں کوئی بغیر کوچوان کے دوڑتی ہوئی بگی کو دیکھ کر ڈر ہی نہ جائے، ماریا نے بگی ایک جگہ روک دی۔ ماریا نے اتر کر بگی کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ روز قدرے ہوش میں آ چکی تھی۔ پھر ماریا نے اسے آواز دی۔ روز نے مسکرا کر دیکھا اور کہا، ماریا باجی، کیا صبح ہو گئی؟ ماریا نے کہا، صبح کی بچی، یہ بتا تیرا نشہ اتر گیا ہے کہ نہیں؟ روز نے کہا، مذاق کر رہی ہو باجی، ایک قیدی کے ساتھ مذاق کرنا اچھی بات نہیں۔ ماریا نے کہا، قیدی کی بچی، تجھے کچھ خبر بھی ہے؟ میں حویلی کی ساری دیواریں توڑ کر تجھے اس منحوس حویلی سے نکال لائی ہوں۔ روز نے خوش ہو کر کہا، سچ باجی؟ ماریا نے کہا، کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ جانتی ہے اس حویلی کا مالک ایک ڈریکولا تھا، جسے انسانی خون پینے کے جرم میں فرانس کی حکومت نے پھانسی کی سزا دی تھی، اور پھر اس کا تابوت بھی فرانس میں دفنانے کی اجازت نہ دی تھی۔ وہ حبشی غلام اس تابوت کو یہاں لے آیا اور یہاں کے قبرستان میں دفنا دیا۔ یہ ڈریکولا لوگ مر کر بھی ایک خاص وقت پر شیطانی طاقت سے زندہ ہو جاتے ہیں اور خون پینے کی عادت کو جاری رکھتے ہیں۔ روز نے کہا، شاید اسی لیے فرانس کی حکومت نے اسے وہاں دفنانے کی اجازت نہ دی ہو۔ ماریا نے کہا، بالکل یہی بات ہے۔ میں نے نہ صرف اس ڈریکولا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، بلکہ اس کے پراسرار غلام حبشی براؤن کا بھی سر دھڑ سے جدا کر دیا ہے۔ تمہیں شاید اس شیطان نے کوئی نشہ آور شے کھلا دی تھی، اس لیے تم تو اپنے ہوش میں نہ تھی، اور وہ ڈریکولا تمہارا خون پینا چاہتا تھا۔ جانتی ہو، خون پینے کے بعد یہ حرامی براؤن، جو مصر کے قدیم حنوط کرنے والے خاندان میں سے ہے، تمہارا سر کاٹ کر اسے حنوط کر کے دوسری لڑکیوں کی طرح یادگار کے طور پر حال میں سجا دیتا۔ روز نے جھرجھری لے کر کہا، تو کیا وہاں لڑکیوں کے سر حال میں دیوار سے لگے ہوئے تھے؟ آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں۔ ماریا نے کہا، وہاں تو اور بھی بہت کچھ تھا۔ لاشوں کا کنواں جس میں دھڑ کا گوشت کتوں کو کھلانے کے بعد ہڈیوں کا ڈھانچہ اس میں پھینک دیا جاتا۔ ماریا نے جواب دیا۔ پھر روز سے کہا، اب یہاں سے باہر نکل کر دیکھو تمہارا گھر یہاں سے کتنی دور ہے۔ روز بگی سے باہر آ گئی اور اس پرندے کی طرح سے جو اچانک پنجرے سے آزاد ہو کر آیا ہو چاروں طرف دیکھنے لگی، اور پھر خوش ہو کر کہا، میری پیاری باجی، بس اب میرا گھر تو یہاں سے بالکل قریب ہی ہے۔ ماریا نے کہا، اچھا تو اب خدا حافظ، اپنے گھر جاؤ۔ لیکن روز نے اسے مجبور کیا کہ میرے ساتھ گھر چلو اور کم از کم ایک رات تو میری مہمان رہو۔ ماریا نے کہا، ایک شرط پر میں تمہارے ساتھ چلوں گی کہ تم میرے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، ورنہ خواہ مخواہ تماشا بن جائے گا، اور ویسے بھی میں کسی کو نظر تو آ نہیں سکتی، پھر اس کا کیا فائدہ؟
रोज ने कहा, मैं वादा करती हूँ कि किसी को कुछ ना बताऊंगी और घर वालों को पूछने पर कह दूंगी कि मैं दरवाजा खुला रहने की वजह से डाकुओं की कैद से भागकर आ गई हूँ। फिर हम दोनों बहनें रात को अपने कमरे में लेटकर बातें करेंगी। मारिया ने मुस्कुराकर उसके सर पर प्यार से चपत मारते हुए कहा, बगली कहीं की। फिर दोनों रोज के घर की तरफ रवाना हो गईं। अब हम चलते हैं नाग की तरफ। जो ही मदारी जीवन राम ने मोलचंद सेठ की खुली हुई तिजोरियों की दौलत की तरफ फूलवती यानी नाग के कहने पर हाथ बढ़ाए, उस दौलत के अंदर से एक सांप निकलकर दौलत के ढेर पर आ बैठा। जीवन राम मदारी ने डर के मारे अपने हाथ पीछे खींच लिए और हसरत से फूलवती की तरफ देखा। फूलवती ने गुस्से से अपनी सांपों वाली जुबान में सांप से कहा, दौलत छोड़कर चला जाए। सांप ने अपने देवता के सामने सर झुकाया और कहा, मेरे देवता, मैं महानाग रानी कलावती के हुक्म से यहाँ आया हूँ। आप भूल गए हैं, देवी ने आपको श्राप यानी बद्दुआ दी थी और आपको जमीन के खजानों से लेकर तमाम ऐसी दौलत से बेदखल कर दिया था। नाग को देवी का श्राप याद आ गया और उसने जीवन राम मदारी से कहा, चलो अब हम ऐसी दौलत लेकर क्या करेंगे जो गरीबों का खून चूस कर जमा की गई है। हकदारों का हक मारकर, बेवा और यतीमों से छीन कर जमा की हुई दौलत अपने साथ दुख, बीमारियां, बद्दुआएं और अजाब इलाही लेकर आती हैं। यह दौलत हमारे काम की नहीं। हम अपनी मेहनत से दौलत कमाएंगे, अपना खून पसीना बहाकर रोजी कमाएंगे। जीवन राम ने फूलवती का दिल रखने के लिए कह दिया, तू ठीक कहती है, लेकिन अंदर से उसे दिली मलाल था कि हाथ आई हुई दौलत एक दफा फिर चली गई है। जीवन राम को रात भर नींद नहीं आई और वो बेचैनी से टहलता रहा। जब सारे घर वाले सो गए तो वो दबे पांव उठा और घर से बाहर आ गया और उसने तेजी से मोलचंद की हवेली का रुख किया। आधी रात का वक्त था और तमाम शहर की सड़कें वीरान पड़ी थीं। आज के जमाने की तरह तमाम गली मोहल्लों में बिजली के बल्ब रोशन न होते थे। उस जमाने में तो खास खास सड़कों के किनारे पर शीशे के फानूसों में बंद चिराग रोशन हुआ करते थे, जिनकी हल्की और बीमार रोशनी सिर्फ चंद गज के फासले तक उजाला कर सकती थी। ज्यादातर सड़कें और गलियां तारीकी होती थीं। जीवन राम तेज तेज कदमों से फासला तय करता हुआ जब मोलचंद की हवेली में दाखिल हुआ तो उसका जिस्म पसीने में नहाया हुआ था और सांस लोहार की धुकने की तरह चल रही थी। हवेली का दरवाजा खुला था। वो जल्दी से अंदर दाखिल हो गया और एक जगह खड़े होकर पसीना पोंछने लगा। अपनी सांस दुरुस्त की और आगे सहन में बढ़ा। यहां अभी तक लाशें पड़ी थीं। लाशों को देखकर उस हू के आलम में एक दफा तो जीवन राम कांप कर रह गया। लेकिन लालच बुरी बला होती है। दौलतमंद बनने का ये जज्बा फिर उभर आया और एक दफा फिर हिम्मत करके वो आगे बढ़ा और कमरे में दाखिल हो गया, जिसकी चौखट पर मोलचंद की कुचली हुई लाश दीवार के सहारे बैठी हुई थी और उसके फटे हुए सर से अभी तक खून बह रहा था। आंखों के डेले हल्कों से बाहर आ गए थे। जो ही जीवन राम की नजर उस पर पड़ी, उसके मुंह से चीख निकल गई और डर के मारे उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक बर्फ की तरह सर्द लहर महसूस की। ऐसा लग रहा था कि मरने के बाद भी मोलचंद अपनी दौलत का मुहाफिज बनकर राह में बैठा है। जीवन राम का माथा पसीने से शराबूर हो गया था। उसने अपनी आस्तीन से अपना माथा साफ किया और डरते डरते अंदर कमरे में दाखिल हो गया, जहां दौलत से भरी तिजोरियों में सोना और हीरे मोती पड़े थे। वो नदीदों की तरफ से आगे बढ़ा और उसने दोनों हाथों से दौलत समेटनी चाही, लेकिन जो ही उसके हाथ दौलत के करीब पहुंचे, दौलत के रखवाले सांप ने उसे डस लिया और जीवन राम एक चीख के साथ पलटा और तेजी से बाहर निकलने की कोशिश में वो मोलचंद की लाश से टकराकर गिर पड़ा। दूसरी तरफ मदारी के घर में बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसकी बीवी उठी, जो पानी के लिए रो रहा था। उसे प्यास लगी थी, जिसका इजहार उसने अपनी तोतली जुबान में मां के उठने पर किया। मदारी की बीवी ने घड़े से पानी उंडेलकर ग्लास बच्चे को दिया, जो गटागट पी गया। न जाने कब से प्यासा था और फिर ग्लास वापस करके लेटकर सो गया। मां ग्लास रखकर जो पलटी तो उसकी नजर खामिद के बिस्तर पर गई, जो खाली पड़ा था। उसे तशवीश हुई और उसने मुख्तलिफ जगहों पर मदारी को तलाश किया, लेकिन वो कहीं भी न मिला। आखिर वो फूलवती के कमरे में आई। मदारी यहां भी नहीं था। आहट से फूलवती की आंख खुल गई और उसने आधी रात को मदारी की बीवी को देखकर कहा, माताजी क्या बात है? मां ने जवाब दिया, तेरे बाबा अपने बिस्तर पर नहीं हैं। सारी जगह मैं देख आई हूं, भगवान जाने आधी रात को कहां चले गए। तुझे कुछ बताकर तो नहीं गए? नाग यानी फूलवती का माथा ठनका। उसे फौरन ख्याल आया कि दौलत की हवस उसे जरूर मोलचंद की हवेली ले गई है। अगर ऐसा है तो उसका जिंदा बचकर आना नामुमकिन है। खजाने का सांप उसे काट खाएगा। नाग जल्दी से उठ बैठा। मां ने कहा, फूलवती तू कुछ परेशान है, जरूर तुझे इल्म है कि तेरे बाबा कहाँ गए हैं। फूलवती ने जवाब दिया, मां, दौलत का लालच इंसान को अंधा कर देता है।
मुझे ऐसा लगता है मेरे मना करने के बावजूद बाबा सेठ मूलचंद की हवेली गए हैं उसकी तिजोरियों से दौलत लेने। माँ की बाछें खिल गईं। उसने कहा, तो फिक्र की क्या बात है बेटी, तेरे बाबा ने सारी जिंदगी में एक ही तो अच्छा काम किया है, ये तो खुशी की बात है। फूलवती ने कहा, खुशी की नहीं, रोने की बात है माता जी। माँ ने बात काटते हुए कहा, लड़की तुझे तो बस दौलत के नाम से ही चिढ़ है। बेटी हम गरीब लोग हैं, क्या इस संसार की खुशियों में हमारा कोई हिस्सा नहीं? क्या हम सारा जीवन पेट भर रोटी के लिए ही तरसते रहेंगे? फूलवती ने उठकर कहा, माता जी पराया माल हासिल करना कोई आसान बात नहीं, इसमें कभी कभी अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़ जाता है। आप नहीं जानती, इस दौलत की हिफाजत बहुत ही जहरीला सांप कर रहा है। अगर बाबा ने अनजाने में उस दौलत को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो डस लेगा, और उस सांप का कांटा पानी नहीं मांगता। मैंने बाबा को मना किया था कि लालच बुरी बला होती है, उससे बचना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उन पर मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। हमें फौरन मोलचंद की हवेली जाना चाहिए, बाबा उधर ही गए हैं। फिर फूलवती और मदारी की बीवी दोनों ही रात के सन्नाटे में मोलचंद की हवेली की तरफ रवाना हो गईं। जीवनराम मदारी के मुंह, नाक और कानों से खून बह रहा था, और वो सेठ मोलचंद की लाश के करीब ही जमीन पर पड़ा लालच की सजा भुगत रहा था। फूलवती और जीवनराम की बीवी जूं ही हवेली में पहुंची, मदारी जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। मदारी की बीवी तो सीने पर दो हथड़ मारकर उस पर गिर पड़ी। फूलवती ने देखा तिजोरी की दौलत पर सांप बैठा था, जिसने उसे देखते ही अपना सर झुका लिया और अपनी जुबान में नाक से कहा, मुझे अफसोस है आका, मैं महारानी नाग के हुक्म से कोताही नहीं कर सकता, मुझे अपना फर्ज पूरा करना पड़ा। आप बहुत देर से आए हैं और मेरे जहर को मदारी के जिस्म से दोबारा चूस लेने का वक्त भी गुजर चुका है। शायद वो चंद घड़ियों का मेहमान है। फूलवती मदारी के पास आई, जिसकी जिंदगी की जोत बुझ रही थी। उसने एक नजर फूलवती की तरफ देखा और कहा, फूलवती तुमने ठीक कहा था, लालच बुरी बला है, और वो बला मुझे निगल गई है। सिर्फ चंद सांस बाकी हैं। मेरे बाद मेरी बीवी और बच्चों का ख्याल रखना। बच्चे छोटे हैं, अगर तुमने सहारा ना दिया तो वो भूख से मर जाएंगे। फूलवती ने कहा, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है बाबा, वही सबका दाता है, वही पालनहार है। अगर मेरी जिंदगी इन बच्चों के काम आ जाए तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। मदारी ने आखिरी हिचकी ली और वो मर गया। उसकी बीवी लाश से लिपट कर रोने लगी। फूलवती ने बड़ी मुश्किल से उसे उठाया और समझाया कि अब उस मुर्दा जिस्म के बजाय उन मासूम बच्चों को तुम्हारी जरूरत है, जिन्हें तन्हा घर छोड़कर आई हो। और इस वक्त नाग का दिल बहुत ही परेशान था, और उसे अंबर और मारिया बहुत याद आ रहे थे, जो काफी अरसे से बिछड़े हुए थे। और फिर इस मुसीबत से तो बकौल देवी कलावती के उसे सिर्फ अंबर ही बचा सकता था, और अंबर का कोसों कहीं पता नहीं था। वक्त पर लगाकर उड़ जाता है, पुराने घाव भर जाते हैं और नए जख्मों के लिए जगह छोड़ जाते हैं। रफ्ता रफ्ता मदारी की बीवी का घाव भी भर ही गया। फूलवती दिन भर नाच गाकर और अपने करतब दिखाकर मदारी के बच्चों के लिए रिज़्क का जरिया बनी रही। उसने मदारी की जगह एक और आदमी दिहाड़ी पर अपने साथ रख लिया, और वो भी इंतहाई गरीब और जमाने का ठुकराया हुआ था, जिसकी गरीबी पर तरस खाकर फूलवती ने उसे अपने साथ रख लिया था। उधर स्वीटी के मुंह पर ठंडे पानी के छींटे पड़े तो उसे होश आ गया। उसने अपनी आंखें खोल दी और फिर वो आंखें खौफ और हैरत से फैल कर रह गईं। स्वीटी ने देखा उसके चारों तरफ बंदर ही बंदर दायरे की शक्ल में मौजूद उसे घूर रहे थे, और एक कदरे बड़ा बंदर उसके सिरहाने बैठा हुआ उसका मुंह चिढ़ा रहा था। जो ही स्वीटी की नजर उस पर पड़ी, उसे बेख्तियार हंसी आ गई, क्योंकि उस बंदर ने शक्ल ही ऐसी बना रखी थी। शायद ये बंदर उसे हंसाना ही चाहता था, इसलिए कि जब स्वीटी उसे देखकर कहका लगाकर हंसी तो वो बंदर बिल्कुल सीरियस हो गया। बाकी के बंदर भी फिजा में कलाबाजियां लगाकर खुशी का इजहार करने लगे। दरअसल उस जजीरे पर चिंपैंजी बंदरों की नस्ल आबाद थी। ये बंदर बहुत होशियार और अक्लमंद होता है, और इसकी आदतों इतवार इंसानों से बहुत हद तक मिलते जुलते हैं, इसलिए ये इंसान का दुश्मन नहीं दोस्त होता है। बड़ा बंदर गालिबन उनका सरदार था, जो ठंडे पानी के छींटे डालकर स्वीटी को होश में लाया था, और फिर इस ख्याल से कि बच्ची बंदरों को देखकर डर न जाए, अजीब अजीब शक्लें बनाकर उसे हंसाने में कामयाब हो गया था। स्वीटी जमीन से उठकर बैठ गई थी, और बंदर कलाबाजियां वगैरह लगाकर उसका डर दूर कर रहे थे और जाहिर कर रहे थे कि वो उसकी आमद से नाराज नहीं, बेहद खुश हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद स्वीटी का डर बिल्कुल खत्म हो चुका था। बंदर मुख्तलिफ दरख्तों से फल तोड़ तोड़ कर लाते और स्वीटी को देते। स्वीटी को भी भूख लगी थी, लिहाजा उसने खूब पेट भरकर फल खाए, जिससे उसकी भूख और प्यास दोनों खत्म हो गईं। इस दौरान में बड़ा बंदर कहीं चला गया था। स्वीटी पेट भरकर फारिग हुई तो उसने बंदरों को मना कर दिया कि बस मेरा पेट भर गया है,
अब मजीद फल तोड़कर ज़ाया न करो। खुदा जाने उन हैवानों को ये बात कैसे समझ में आ गई और वो रुक गए। दरअसल स्वीटी ने जुबान के साथ साथ इशारों से भी काम लिया था, जिसे ये हैवान समझ गए थे। फिर स्वीटी को बड़ा बंदर एक तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। उसने आकर अपने हाथ बुजुर्गों की तरह स्वीटी के सर पर फेरा और फिर उसकी उंगली पकड़कर एक समत चलने का इशारा किया। स्वीटी बड़े बंदर के साथ चल पड़ी। बाकी के बंदर भी साथ ही हो लिए। बड़ा बंदर स्वीटी को लेकर ऊंचे नीचे टिब्बों के दरमियान होता हुआ उसे एक गार के दहाने पर ले आया, जिसका मुंह बाहर से छोटा था लेकिन अंदर से गार इतना बड़ा जरूर था कि 2-3 आदमी यहां आराम से रह सकें। गार अंदर से बिल्कुल साफ था और उसके अंदर घास फूस का बिस्तर बिछा हुआ था। शायद जिस दौरान में बड़ा बंदर गायब हुआ था उसने ही आकर गार की सफाई की होगी और यहाँ घास का बिस्तर बिछाकर बच्ची को लेने दोबारा आ गया होगा। बड़ा बंदर उन सब का सरदार था। वो पहले खुद गार में दाखिल हुआ, फिर स्वीटी की तरफ देखकर हो गया आया, जैसे उसे मुखातिब कर रहा हो कि फिर इस बिस्तर पर जाकर लेट गया। स्वीटी समझ गई कि ये हैवान मुझे बताना चाहता है कि ये गार मेरा घर है और इस घास के बिस्तर पर मुझे रात आराम करना है। स्वीटी गार में दाखिल हुई और उसने इशारों में समझाया और फिर लेट कर समझाया कि वो समझ गई है। बड़ा बंदर जो गौर से उसे देख रहा था, महसूस करके कि बच्ची ने समझ लिया है, मुस्कुरा पड़ा। फिर उसने इशारा किया। एक बंदरिया स्वीटी के सामने आकर खड़ी हो गई, जिसके पेट के साथ बच्चा चिमटा हुआ था। बड़े बंदर ने खुगिया कर स्वीटी को मुखातिब किया और बच्चे की तरफ इशारा करके खुद उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। स्वीटी समझ गई कि बंदर उसे समझा रहा है कि जैसे ये बच्चा चिमटा हुआ है, तुम भी मेरी पीठ से चिमट जाओ। स्वीटी डरते डरते बंदर के बच्चे की तरह से बड़े बंदर की पीठ से चिमट गई। उसके बाद दीगर बंदर दरख्तों पर चढ़कर उछल कूद करने लगे। बड़ा बंदर भी जस लगाकर दरख्त पर जा चढ़ा और स्वीटी के मुंह से चीख निकल गई और वो गिरते गिरते बची। लेकिन अब उसे अंदाजा जरूर हो गया था कि उसे कितनी ताकत से बंदर को थामना होगा। फिर बड़े बंदर ने उसे उछल कूद कर मुख्तलिफ दरख्तों की सैर कराई, फलदार टहनियों के पास ले जाकर उसे फल तोड़कर खाने की तरगीब दी और फिर सूरज गुरूब होते ही बड़ा बंदर उसे गार में छोड़ गया और बाहर आकर सब बंदरों ने मिलकर एक बड़े पत्थर से गार का मुंह बंद कर दिया। स्वीटी समझ गई ये एहतियात शायद जंगली जानवरों से बचाने के लिए की गई है। उसे अंधेरे में डर जरूर लगा, लेकिन वो बेचारी तो मुसलसल मुसीबतों में पड़कर उसकी आदी हो गई थी। वो घास के बिस्तर पर लेटकर अपने माँ बाप को याद करने लगी और सोचने लगी, खुदा जाने मेरे बाद उनका क्या हाल होगा। फिर उसे अंकल अंबर का ख्याल आ गया कि समुद्र की लहरों ने उसे कहाँ जा फेंका होगा, वो जिंदा भी है या मछलियों की खुराक बन गया है। उसी वक्त अंबर भी समुद्र के नीचे गार में बंद स्वीटी ही के मुतालिक सोच रहा था कि न जाने उस मासूम पर क्या बीती है। उसे कातिल ने जाकर तहखाने में कत्ल तो नहीं कर दिया, कहीं वो भी तो कातिलों की तरह से शार्क मछलियों की खुराक नहीं बन गई। अंबर को उस गार में कोई तकलीफ ना थी, ना तो उसे भूख का एहसास होता था, ना ही उस पर मौसमों का असर, ना ही उसे नींद आती थी। उसने कई दफा अपनी पूरी ताकत सर्फ करके गार के मुंह से पत्थर हटाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब ना हो सका था। उसे ऐसे वक्त में नाग और मारिया बहुत याद आ रहे थे। अगर वो साथ होते तो बाहर निकलने की कोई ना कोई सूरत जरूर निकल आती। उसने खूब घूम फिर कर गार को चारों तरफ से देखा, उसके अलावा कोई और रास्ता उसे बाहर जाने के लिए नजर ना आया। उसने छत की तरफ निगाह की, लेकिन वो बहुत दूर थी। जहां तक निगाह काम कर सकती थी वहां तक तो उसे छत नजर ना आ रही थी। आगे काफी अंधेरा था और खुदा जाने उस अंधेरे की चादर के पार कहां जाकर उसकी गार की छत हो गई। लेकिन एक बात तो साफ जाहिर थी, अगर छत पर कोई सुराख होता तो उससे रोशनी जरूर नजर आती, और अगर पानी के अंदर छत में सुराख होता तो समुद्र का पानी उस गार में भर गया होता। लिहाजा ये बात साबित हो चुकी थी कि ऊपर भी कोई रास्ता बाहर जाने के लिए नहीं है। दरवाजे के मुंह पर पड़े पत्थर की दरारों से लहरें अंदर भी आ जाती और बाहर भी चली जाती। जब पानी अंदर को आता तो साथ कई नन्ही नन्ही मछलियां और गूंगे सीपियां भी अंदर आ जाती, जो पानी के वापस जाने के बाद जमीन पर ही पड़ी रह जाती। अंबर वक्त गुजारने के लिए उनको उठा लेता और बच्चों की तरह से उन्हें इकट्ठी करके उनसे मुख्तलिफ चीजें बनाता और फिर बिगाड़ देता। बाज सीपियों से उसे मोती भी मिल जाते और उनको अच्छी तरह साफ करके अपनी जेब में रख लेता। जब वो इस खेल से उकता जाता तो गार की ठंडी ठंडी रेत पर लेट जाता। फिर उसके ख्यालात उसे माजी की तरफ ले जाते। उसे कई वाकयात याद आते, कई मर के याद करके वो हंस देता, जिसमें उसके साथ नाग और मारिया शामिल रहे थे। आज भी वो इन्हीं ख्यालात में खोया हुआ था कि सुराखों से लहरों के साथ गूंगे और सीपियों के अलावा एक बोतल भी अंदर आ गई। अंबर बोतल देखकर उठकर बैठ गया।
बोतल खूबसूरत और सफ़ेद रंग की थी, जिसका मुंह ढक्कन से बंद था और उसके अंदर कोई सुरमई रंग की चीज़ थी, जैसे कोई धुआं हो या कोई गैस हो। अंबर ने उसे उठाकर गौर से देखा और जब वो कोई अंदाज़ा न लगा सका कि इसके अंदर क्या है, तो उसने जोर लगाकर उस बोतल का ढक्कन खोल दिया। एक धुएं की लकीर सी बोतल से मुंह से खारिज हुई और ये धुआं गार के अंदर मौलिक हो गया। फिर उस धुएं ने बाकायदा एक ह्योले की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी और देखते ही देखते अंबर के सामने एक खौफनाक किस्म का देव खड़ा था। अंबर की लंबाई उसके घुटने के बराबर थी और उस देव का जिस्म छत के अंधेरे में ऊपर जाकर गुम हो गया था। अंबर को बड़ी हैरत हुई। आखिर देव जमीन पर बैठ गया। तब जाकर अंबर को उसका बकाया हिस्सा नजर आया, जो काफी भयानक और खौफनाक था। उसके कान हाथी के कानों की तरह थे, जो हिलकर पंखे का काम दे रहे थे। दांत मुंह से निकलकर ठोड़ी तक आकर खत्म होते थे। उसकी भवें काफी घनी थी, जिनमें बाकायदा कीड़ों ने पनाह ले रखी थी। नाक बिल्कुल उल्लू की चोंच की तरह थी। आंखें अपनी जगह के बजाय माथे पर थीं और उनका रंग सुर्ख था। जुबान नाफ तक बाहर लटक रही थी। उसके बाल बहुत लंबे टखनों तक थे और बहुत घने थे, जिनमें बाकायदा चमगादड़ों ने बच्चे दे रखे थे। दाढ़ी के बाल बड़ के दरख्त की जड़ों की तरह लटक रहे थे। देव ने अंबर को देखकर कहकहा लगाया तो सारी गार कांप कर रह गई। देव ने कहा, ऐ इंसान, तू बड़ा बदकिस्मत है। मुझे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नाराज होकर इस बोतल में बंद कर दिया था और समुद्र में फेंक दिया था। मैंने अहद किया था कि 2000 साल तक जो मुझे इस बोतल से आज़ाद करेगा उसे माला माल कर दूंगा, और अगर 2000 साल गुजर जाने के बाद किसी ने मुझे आज़ाद किया तो उसे बगैर डकार लिए खा जाऊंगा। ऐ बदकिस्मत इंसान, तूने मुझे 3000 साल बाद आज़ाद किया है और अब तू मेरी खुराक बनेगा। अंबर ने कहा, तुम बड़े मक्कार और झूठे हो, मुझे खाने का बहाना बना रहे हो। भला कौन अक्लमंद इस बात पर यकीन करेगा कि इतना बड़ा देव इस छोटी सी बोतल में बंद था। तुम इस बोतल में आ ही नहीं सकते। देव ने कहा, यकीन करो, मैं इसी बोतल में बंद था। मेरे लिए अपने आप को घटा लेना या बढ़ा लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। अंबर ने एक जोरदार कहका लगाया और कहा, दोस्त, तुम मुझे अपनी खुराक बना लो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन झूठ तो ना बोलो। मैं किसी भी सूरत ये यकीन नहीं कर सकता कि तुम इस बोतल में आ सकते हो। देव ने कहा, अच्छा तो अपनी आंखों से देख लो, मैं दोबारा इस बोतल में जा रहा हूं। देव ने अपने आप को धुएं में तब्दील किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम धुआं बोतल के अंदर चला गया। अंबर ने फौरन बोतल का ढक्कन लेकर उसे बंद कर दिया और बोतल में बंद देव से कहा, दोस्त, अब तुम सारी उम्र इस गार की जमीन के अंदर दफन रहोगे और हजारों साल बाद भी तुम्हें कोई आजाद नहीं कर सकेगा। मैं तुम्हें जमीन में गड्ढा खोद कर गाड़ रहा हूं। देव ने कहा, तेरी शामत आई है, मैं तेरी एक एक हड्डी चबा जाऊंगा। ढक्कन खोलकर मुझे बाहर निकाल। अंबर ने कहका लगाते हुए कहा, मैं इतना बेवकूफ नहीं जितने तुम हो। अब मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं। जहां रहो खुश रहो। अब तुम्हारी जान मेरे हाथ में है और मैं तुम्हें बोतल समेत दफन कर रहा हूं। देव ने जो ये सूरत हाल देखी तो गिड़गिड़ाने पर उतर आया और कहा, ऐ इंसान, मुझसे भूल हुई, मुझे माफ कर दे। अंबर ने कहा, भूल तो मुझसे हो गई थी देव साहब, जो तुम जैसे एहसान फरामोश पर एहसान कर बैठा था। जो लोग एहसान मंद होने के बजाय एहसान करने वाले ही को खा जाना चाहें, ऐसे एहसान फरामोशों पर एहसान करना ही गुनाह है। देव मिन्नतें करने पर उतर आया और कहा, मुझसे भूल हुई, मुझे आज़ाद कर दे। मैं इस एहसान का बदला ता जिंदगी तेरी गुलामी करके अदा करूंगा। अंबर ने कहा, खा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम कि तू अपने कौल पर कायम रहेगा। देव ने कहा, मुझे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम, मैं ता जिंदगी तेरा गुलाम रहूंगा। अंबर ने बोतल का ढक्कन खोल दिया और फिर देव धुआं बनकर बाहर निकल आया और अपने आप को देव के जिस्म में ढालकर अंबर के सामने झुक गया और कहा, मेरे आका, आज से तुम मेरे आका और मैं तुम्हारा गुलाम। अब हुक्म करो, कोई खिदमत बताओ ना कि बजा लाऊं। अंबर ने कहा, तो सबसे पहले मुझे इस गार से निकालकर बाहर ले जाओ। देव अंबर के सामने झुका और कहा, अभी लो मेरे आका। उसने अंबर को अपने हाथ की हथेली पर जमीन से उठा के बिठा लिया और पांव की एक ठोकर से गार के मुंह पर रखे पत्थर को हटाया और बाहर निकल गया और आन वाहिद में वो अंबर को लिए हुए समुद्र की सतह पर पहुंच गया और अंबर से कहा, मेरे आका हुक्म करें, किस मुल्क की तरफ परवाज करूं। अंबर ने कहा, दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? देव ने जवाब दिया, तेरे गुलाम का नाम दुर्रे जुल्मात है। अंबर ने कहा, दोस्त, दुर्रे जुल्मात यहां से थोड़ी दूर समुद्र में एक बहुत बड़ा भंवर है जिसके पार शार्क मछलियों का इलाका है और वहीं पर मेरी कश्ती उलट गई थी।
जिसमें एक नन्ही बच्ची स्वीटी थी। तुम उस इलाके तक प्रवास करके मुझे ले चलो, हो सकता है उस इलाके से उस बच्ची का कुछ पता चल जाए। दुर्रे जुल्मात ने कहका लगाया और कहा, आका बड़े ही भोले हो, मैं भंवर के इलाके तक तो तुम्हें ले चलूंगा, मगर वहां पर कोई नन्ही बच्ची अभी तक जिंदा होगी ये मेरी अकल नहीं मानती। अंबर ने कहा, दोस्त, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। मेरा दिल कहता है खुदा उस बच्ची को अभी नहीं मार सकता जब तक कि उसको उसके माँ बाप से ना मिला दे। वो उस आरजू को दिल में लेकर नहीं मर सकती। देव ने कहा, आका जैसे आपका हुक्म, मैं अब प्रवास करना चाहता हूं, आप मेरे बालों को पकड़ लें मजबूती के साथ। अंबर ने, जो देव की पीठ पर सवार हो गया था, देव के बालों को मजबूती से पकड़ लिया और देव पानी की सतह से फजा में प्रवास कर गया। देव समुद्र पर प्रवास करता रहा और फिर अंबर भंवर के इलाके को तलाश करता रहा। आखिर काफी दौड़ धूप के बाद अंबर को वो इलाका नजर आ ही गया। भंवर अब भी मौजूद था, लेकिन दूर दूर तक किसी जी रूह का पता न था। देव ने भंवर के ऊपर कई चक्कर लगाए, लेकिन अंबर को ना तो कश्ती का निशान मिला और ना ही स्वीटी का। आखिर अंबर ने कहा, दुर्रे जुल्मात, तुम इसी इलाके में रहकर बुलंदी पर जाओ, शायद ऊपर जाकर ही कोई जगह नजर आ जाए। देव ने कहा, जो हुक्म मेरे आका। बुलंदी पर हवा बहुत तेज होगी, मेरे बालों से अपनी कमर को बांध लें। अंबर ने कहा, तुम मेरी फिक्र न करो। देव ने मुंह से कहा, याहू बलाहू, और बुलंदी की तरफ प्रवास करता गया। काफी बुलंदी पर जाकर अंबर ने चारों तरफ निगाह की तो उसे उस इलाके में एक सरसब्ज जजीरा नजर आ गया। उसने देव से कहा, दुर्रे जुल्मात, तुम्हें वो सरसब्ज जजीरा नजर आ रहा है? देव ने नीचे देखकर कहा, हाँ आका, मैं देख रहा हूं। अंबर ने कहा, मुझे उस जजीरे पर ले चलो। देव ने जवाब दिया, बेहतर मेरे आका, और नीचे गोता लगाया। अंबर जो जो करीब आता जा रहा था उसे दरख्त टिब्बे जो स्याह धब्बों की तरह से थे अब साफ नजर आने लगे थे। फिर वो उनके और करीब होते गए, यहां तक कि अंबर को दरख्तों पर लगे हुए फल और उन पर उछल कूद करते हुए बंदर तक नजर आने लगे। और आखिर दुर्रे ज़ुल्मात अंबर को लेकर उस जजीरे की जमीन पर उतर गया। जजीरे पर सूरज गुरूब हो रहा था, जहां जल्दी किसी को तलाश कर लेना मुमकिन ही नहीं था। अंबर ने दुर्रे ज़ुल्मात से कहा, इस जंगल में तो दरख्त इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती। अब तो सूरज भी गुरूब हो रहा है। मेरा ख्याल है रात यहाँ कयाम करना चाहिए और सुबह के वक्त इस जजीरे को घूम फिर कर देखा जा सकता है। देव ने कहा, आपका ख्याल दुरुस्त है। जहां दिन की रोशनी नहीं पहुंच सकती वहां रात को क्या नजर आएगा? यह बिलाशुबा तारीक जजीरा है। आप ऐसा करें, इसी टिब्बे पर रात भर आराम करें, मैं जाकर पहरा दूंगा। बहुत मुमकिन है यहाँ जंगल में दरिंदे भी हों, और अगर दरिंदे ना भी हुए तो हशरातुल अर्ज की यहाँ कमी ना होगी। अंबर ने मुस्कुराकर देव की तरफ देखा और हंस दिया। उसे क्या पता ये अंबर है जिस पर किसी चीज का कोई भी असर नहीं होता। फिर अंबर दुर्रे ज़ुल्मात को मुतमईन करने के लिए टिब्बे पर लेट गया। नींद तो उसे आती ही न थी। दुर्रे ज़ुल्मात ने कहा, आका भूख लगी हो तो दरख्त से फल तोड़ लाऊं? अंबर ने कहा, नहीं दोस्त, सुबह देखा जाएगा। यह भी अजीब ही इत्तेफाक था कि जिस टिब्बे के ऊपर अंबर लेटा हुआ था उसी टिब्बे के एक गार में घास पर पड़ी स्वीटी सोच रही थी। कुदरत ने उसे जिंदा रखने के लिए उसके हमदर्द ये बंदर तो पैदा कर दिए हैं। खाने के लिए फलों से पूरा जंगल भरा पड़ा है, लेकिन ये कैदे तन्हाई और माँ बाप से जुदाई उसकी जान लेकर रहेगी। एक अंकल अंबर का सहारा था, वो भी छिन गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी पलकें बोझल होती गईं और वो नींद की आगोश में चली गई। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। हैदर वाइस पर इसकी अगली किस्त मुलाहिजा कीजिए नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर, और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।